वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, सीएम का साहेबगंज दौरा। सिद्धो कान्हू की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया शहीद को नमन। शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार सुबह बरहेट प्रखंड के भोगनाडी पहुंचे। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सिद्धो कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नमन किया। बता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडी ग्राउंड में सरकारी कार्यक्रम में भाग लिए और वहां पहुंचने वाले लोगों को संबोधित भी किया। वहीं कई परिसंपत्तियों का भी वितरण इन्होंने किया। साथ ही बड़हाड़ा प्रखंड के विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने किया। अगली खबर, देवघर रोपवे एक्सीडेंट। एयरलिफ्ट करने के प्रयास में सेफ्टी बेल्ट टूटने से 1,500 फीट नीचे गिरा पर्यटक। त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में रात भर फंसे 48 पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारने के बीच एक हादसा हो गया। सोमवार शाम करीब 5:45 बजे रेस्क्यू करने के प्रयास में एयरलिफ्ट करने के दौरान एक पर्यटक का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। हालांकि इसके बावजूद कमांडो उसके हाथ को पकड़ उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहा था, लेकिन इस दौरान हाथ छूटने से 48 वर्षीय उक्त पर्यटक करीब 1,500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद त्रिकुट पर्वत पर अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि शाम ढलती देख 5 बजे के बाद से सेना ने बचाव कार्य को और तेज कर दिया था। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच यह हादसा हो जाने की वजह से स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो गई। गौरतलब है कि अब भी करीब 14 लोगों को बचाया जाना बाकी है। रविवार की शाम हुए हादसे के करीब 25 घंटे के बाद अब तक 33 लोगों को केबिन से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिला स्थित त्रिकुट पर्वत के रोपवे का तार टूटने से हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। रांची एयरपोर्ट में संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और बचाव दल के द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। इस हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं देवघर में रोपवे हादसे को लेकर सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की निकम्मी और निष्क्रिय सरकार के कारण देवघर में 22 घंटे से कई यात्री रोपवे से हवा में लटके हुए हैं और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सुबह तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ना तो आपदा मंत्री और ना ही पर्यटन मंत्री को फुर्सत मिली है। ये लोग इसी क्षेत्र से आते हैं और देवघर में ही थे। उन्होंने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। अगली खबर, नॉन शेड्यूल जिलों में 2 महीने में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने का हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड के नॉन शेड्यूल जिलों गैर अधिसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक ने गैर अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की बहाली करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर गैर अनुसूचित जिले हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने 2 माह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाए। अगली खबर, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच अब करेगी सीबीआई। झारखंड में 2010 में आयोजित किए गए 34वें राष्ट्रीय खेल में आयोजन समिति की तरफ से खर्च किए गए 28.38 करोड़ के मामले की जांच अब सीबीआई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन समिति की तरफ से किए गए खर्च की राशि को बेबुनियाद बताकर आपत्ति दर्ज की। मामले पर 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। मामले पर सोमवार 11 अप्रैल को फैसला सुनाई गई। जानकारी के अनुसार 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज की थी और आयोजन समिति के अध्यक्ष RK आनंद, महासचिव SM हाशमी, तत्कालीन खेल निदेशक PC मिश्रा, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितता करने और महंगी कीमतों पर खेल वस्तुएं खरीदने का आरोप लगा था। अगली खबर, यूनिवर्सिटी के छात्र करेंगे मिड डे मील की निगरानी। विश्वविद्यालयों को UGC ने जारी किया निर्देश।
स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाले मिड डे मील की निगरानी अब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी करेंगे। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और रांची विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि मिड डे मील वितरण योजना से संबंधित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विश्वविद्यालयों में रखा जाएगा। इसके तहत विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी स्कूलों में जाकर फील्ड वर्क करेंगे। साथ ही स्कूलों में बच्चों को दी जा रही मिड डे मील की व्यवस्थाओं की निगरानी भी करेंगे। बता दें कि मिड डे मील को पीएम पोषक शक्ति निर्माण योजना के रूप में तब्दील किया गया है। अब केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राचार्य और संस्थानों के निदेशक को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है। प्रथम चरण में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के होम साइंस एंड न्यूट्रिशन और फूड से संबंधित कोर्स करने वाले विद्यार्थी स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील की निगरानी करेंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट से सोमवार को संतोष पांडे हत्याकांड मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो को जमानत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। वहीं विधायक डुल्लू महतो के खिलाफ दाखिल निर्वाचन याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में इशू फ्रेम करते हुए प्रार्थी जलेश्वर महतो को अपनी गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में जलेश्वर महतो की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। वहीं तीसरा मामला टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राकेश कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले में अदालत ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर, मुखिया पद के प्रत्याशी सिर्फ 2 वाहनों से कर सकेंगे प्रचार। पंचायत चुनाव के लिए पूरे राज्य में 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई तरह की गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों को किस तरह प्रचार करना होगा, प्रचार के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी, उम्मीदवार प्रचार के लिए और चुनाव के दिन कितने वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए सिर्फ 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार और मतदान के दिन घूमने के लिए सिर्फ 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य भी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के लिए भ्रमण के लिए अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य पद के उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी प्रकार के मैकेनाइज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही मतदान के दिन में किसी वाहन का ये उपयोग कर सकेंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की हो रही है अनदेखी। दीपक प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव के मामले में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस बिना आयोग गठन किए चुनाव का विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में ही उनकी ही सरकार में कांग्रेस के कोटे के ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम बिना पिछड़ों के आरक्षण के ही पंचायत चुनाव की घोषणा करते हैं। इन दलों का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। दीपक ने यह भी कहा कि भाजपा का मानना है कि इससे बेहतर होता कि दलीय आधार पर चुनाव की घोषणा होती। झारखंड की सरकार राज्य में आयोग का गठन कर अविलंब 1 माह के अंदर उस रिपोर्ट को लेकर 1 महीने बाद ही चुनाव करवाती, जब मध्य प्रदेश में आयोग का गठन कर 1 माह में सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगली खबर, झारखंड में 12 और 13 अप्रैल को हीट वेव अलर्ट जारी, 12 से 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह। झारखंड में मई जून में पड़ने वाली गर्मी इस बार अप्रैल में ही लोग झेल रहे हैं। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को राजधानी रांची में हीट वेव रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग रांची से 12 और 13 अप्रैल को भी हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जरूरी ना हो तो लोगों से 12 से 4 बजे तक घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान पलामू जिले में 44.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान गढ़वा में 21.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के प्रधान सचिव से मिला।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जनवरी 2006 से छठे वेतनमान में शिक्षकों के वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों को दूर करने, वेतन निर्धारण में 9 वर्षों से लगी रोक को समाप्त करने की मांग की गई। मौके पर बृजेंद्र चौबे ने वित्त सचिव को बताया कि जनवरी 2006 से पूर्व नियुक्त और पदस्थापित शिक्षकों के लिए छठे वेतनमान के संकल्प में दिए गए न्यूनतम आरंभिक वेतन के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों से संबंधित वेतन विसंगति आज तक बनी हुई है। अगली खबर, सरकार का आदेश नहीं मानते प्राइवेट स्कूल, जल्द होगी कार्रवाई, जगन्नाथ महतो। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्कूलों का संचालन करना है या नहीं, इसकी समीक्षा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कई फैसले लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों को कई शुल्क लेने से मना किया था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोई शुल्क नहीं छोड़ा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही प्राइवेट स्कूलों को लेकर फैसले लेगी। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 2 सालों में सिलेबस छूटा है, उसे दूसरी बार पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में अब खेल खेल के बीच बच्चों को कक्षा 1 तक की पढ़ाई शुरू कराने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि आचार संहिता जिस दिन खत्म होगा उसके कुछ दिन बाद राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी। साथ ही 6,000 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने लोबिन हेम्ब्रेम के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कभी भी 1932 के खतियान को मानने से इनकार नहीं किया है। सिर्फ लोबिन हेम्ब्रेम के आरोपों को गंभीरता से क्यों लिया जाता है? पार्टी के दूसरे विधायकों का सुझाव को भी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि हेमंत सरकार भी इस मुद्दे पर एक मत है। अगली खबर, वोट के बदले नोट मामले में आरोप गठन 23 को। वर्ष 2010 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर हुए वोट के बदले नोट मामले में बरही विधायक उमाशंकर अकेला, तत्कालीन विधायक राजेश रंजन एवं योगेंद्र साव के खिलाफ 23 अप्रैल को आरोप गठित किया जाएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपा। साथ ही आरोप गठन की 23 अप्रैल को निर्धारित की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 2013 में मामले की जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। मालूम हो कि निजी टीवी चैनल में राज्यसभा चुनाव के दौरान किए गए स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण किया गया था। इसमें खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर यह दिखाया गया था कि चुनाव में मत की कीमत के तौर पर झामुमो कांग्रेस एवं भाजपा के विधायक ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। मामले को लेकर निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने टेक ओवर किया। अगली खबर, इस साल 14 अप्रैल के बाद फिर से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। पंचांगों के अनुसार ये हैं शुभ मुहूर्त। इस साल एक बार फिर 14 अप्रैल से बैंड बाजा और बाराती की धूम मचेगी। इसके साथ ही मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि आरंभ होंगे। पंडित के अनुसार खरमास का समापन 14 अप्रैल को 10:30 बजे सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही हो जाएगा। सूर्य गुरु की राशि धनु एवं मीन राशि में प्रवेश करता है तो गुरु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शुभ मांगलिक कार्य के लिए गुरु का मजबूत होना आवश्यक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के दौरान सूर्य मलिन अवस्था में रहता है, ऐसे में मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त के लिए शुभ गुरु, शुक्र और सूर्य को शुभ होना जरूरी होता है। मिथिला पंचांग के मुताबिक अप्रैल 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, मई में 2 मई, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30 और जून में 1, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 23, 24, 26, जुलाई महीने में 3, 4, 6 और 8 तारीख को पंचांग के अनुसार विवाह का शुभ मुहूर्त बताया गया है। वहीं बनारस पंचांग के अनुसार अप्रैल महीने की बात करें तो 14 अप्रैल को 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 को, वहीं मई में 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
25। वहीं जून महीने में बात करें तो 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 और 22 तारीख को विवाह का शुभ मुहूर्त माना गया है। अगली खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर दर्ज कराया है मानहानि का मुकदमा। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराया। आपराधिक मानहानि का मुकदमा मंत्री ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 और 501 के तहत दायर कराया है। इसमें जुर्माना या 2 साल तक की सजा अथवा दोनों सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरुद्ध मुकदमा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गढ़वा संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में दायर किया था। बाद में वह मुकदमा ट्रांसफर होकर विजय कुमार दास की अदालत में जांच और ट्रायल के लिए आ गया है। अगली खबर, समाज कल्याण विभाग में 2 रंगीन नीति, अनुबंध कर्मी परेशान। समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग झारखंड में अराजक स्थिति बन गई है। विभाग के 2 रंगीन नीति का खामियाजा वहां सैकड़ों कर्मी उठा रहे हैं। विभाग को ना तो इन कर्मियों के मतलब रहा और ना ही उनके भरण पोषण का। समेकित बाल संरक्षण के कर्मियों को विगत 14 महीने से मानदेय नहीं मिला है। एक तरफ मानदेय अत्यंत ही कम है, ऊपर से दुर्गा पूजा, दीपावली, बड़ा दिन, ईद, बकरीद, रमजान, होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार भी इनके कर्मियों को बिना मानदेय के गुजरना पड़ा। अब पैसे के अभाव में बच्चों का नए सेशन का नामांकन, स्कूल ड्रेस, किताब और राशन पानी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा है। समाज कल्याण के एक ही विभाग के 2 अंगों बाल विकास और बाल संरक्षण के समान पद कोटि सामान्य योग्यताओं के कर्मियों के दे मासिक मानदेय में भारी विसंगति हो गया। आलम यह है कि बाल विकास के मैट्रिक इंटर स्तरीय पदों का मानदेय बाल संरक्षण के स्नातक स्नातकोत्तर पद का कोटि से ज्यादा है। इतना ही नहीं, बाल विकास के कर्मियों को पूर्व में भी 113% महंगाई भत्ता से आच्छादित किया गया था। वर्तमान में भी सरकार द्वारा घोषित नवीनतम 196% महंगाई भत्ता से ICDS के कर्मियों को आच्छादित किया गया है, जबकि बाल संरक्षण के कर्मियों को महंगाई भत्ता से अभी तक वंचित रखा गया है। अगली खबर, लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा में 1 की मौत, इंटरनेट सेवा ठप। बवाल के बाद 144 लागू, कोडरमा में भी तोड़फोड़। रामनवमी पर हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत और 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने के बाद लोहरदगा जिले में अभी भी तनाव की स्थिति है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है, कहीं कोई संदेश लोग साझा नहीं कर पा रहे हैं। शरारती तत्व और उपद्रवी घटना के संबंध में अफवाह नहीं फैला सके, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा को लेकर शहर से लेकर गांव तक में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची रेंज के DIG और CID DIG वहां कैंप कर रहे हैं। आधा दर्जन घायलों को इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। पूरे जिले में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद लोगों में भय का माहौल है। हिरही गांव की घटना के बाद फिर से लोहरदगा जिला अशांत नजर आ रहा है। DC और SP सहित अन्य वरीय अधिकारी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। मालूम हो कि लोहरदगा में रविवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। आरोप है कि एक कब्रिस्तान के पास लोग नारेबाजी करने लगे। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इससे नाराज होकर उपद्रवियों ने दर्जन भर वाहनों में आग लगा दी। वहीं झारखंड के कोडरमा जिले में भी सांप्रदायिक हिंसा की खबर आ रही है। सोमवार दिन में कोडरमा बाजार में एक समुदाय की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ के बाद कोडरमा बाजार बंद हो गया। रविवार रात रामनवमी जुलूस में पथराव हुआ था। इसी के विरोध में यह घटना हुई। सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया। कोडरमा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। DC, SP, SDO ने खुद इलाके का दौरा कर रहे हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले फरवरी महीने में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हजारीबाग जिले के बरही गांव में रुपेश पांडे नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। झारखंड में पहली बार 5 जिलों में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था और इस हिंसा में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दिनों तक इस हिंसा के विरोध में इलाके में धारा 144 लागू रहा। अगली खबर, 6 दिनों में आदेश विलोपित, YS रमेश बने जैप 1 के कमांडेंट।
आईपीएस वाईएस रमेश को जैप 1 का कमांडेंट बनाया गया है। इससे पहले इनकी पोस्टिंग कमांडेंट के परिसहायक के पद पर हुई थी। गृह एवं कारा विभाग ने झारखंड के 1 दर्जन आईपीएस अफसरों का तबादला किया था। इस संबंध में 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना के अनुसार वाईएस रमेश को गोड्डा से राजभवन भेजा गया था। 6 दिनों के बाद ही उस आदेश को विलोपित कर वाईएस रमेश को जैप 1 की कमान सौंप दी गई। अगली खबर, अगर इस नंबर से बिजली कनेक्शन कट का कोई मैसेज या सूचना आए तो वह हो जाएं सावधान। कुछ लोग बिजली कंज्यूमरों को सुविधा पहुंचाने के नाम पर फर्जी तरीके से मैसेज और सूचना भेजकर उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। JBVNL ने एक मोबाइल नंबर जारी करके कंज्यूमरों को अलर्ट किया है कि अगर इस नंबर से बिजली बिल और बिजली कनेक्शन को लेकर कोई सूचना आए तो कृपया रिस्पॉन्स ना करें। इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाना या फिर संबंधित बिजली कार्यालय में दें। मोबाइल नंबर 8617066219 से एक मैसेज कंज्यूमरों को आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आज रात 9:30 बजे से आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा क्योंकि लास्ट मंथ का बिल आपका अप टू डेट नहीं है। कृपया बिजली ऑफिसर के इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें। JBVNL ने इस नंबर को जारी करते हुए कहा कि यह किसी भी सक्षम बिजली ऑफिसर का नंबर नहीं है और JBVNL का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कंज्यूमर इस नंबर से किसी प्रकार का मैसेज आए तो रिस्पॉन्स ना करें। अगली खबर, रांची धुरुआ में हुए गैंग रेप मामले में 3 दोषी करार, फैसला 13 को। रांची पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को कांके निवासी नाबालिग लड़की से धुरुआ में गैंग रेप मामले में 3 को दोषी करार दिया है। उसकी सजा की बिंदु पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामला 1 मई 2019 का है। इस संबंध में धुरुआ थाने में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ 2 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में तीनों आरोपितों को धुरुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगली खबर, 13 से हजारीबाग रोड व पारसनाथ स्टेशन में रुकेगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। गिरिडीह के सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में अब लगभग 2.5 वर्ष के बाद 13 अप्रैल से पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव होगा। यह सौगात रेलवे ने लोगों को रामनवमी उपहार के रूप में दी। हजारीबाग रोड स्टेशन व पारसनाथ के लोगों की आवाज़ आखिरकार रेलवे ने सुन ही ली। 13 अप्रैल से सरिया के हजारीबाग रोड स्टेशन व पारसनाथ में 2801 व 2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होगा। इसे लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है।